नमस्कार दोस्तों। आज है 25 मार्च और हम आज के लिए एडिटोरियल्स और कंप्लीट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूज़ आर्टिकल्स, उसके बाद हम रिवीजन करते हैं किसी एक टॉपिक का जो हमारे करंट अफेयर्स से, हमारी तैयारी से काफ़ी ज़्यादा जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है, चर्चा में है। उसके साथ में अगर पीवाईक्यूज़ हैं तो हम पीवाईक्यूज़ को भी सॉल्व करते हैं। मैपिंग सेक्शन में एक लोकेशन जो चर्चा में है, जिसे देखना ज़रूरी है, हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपको दिखाई दे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है हमारा और वो है एमसीक्यूज़ का, क्योंकि एमसीक्यूज़ ही आपको बता पाएँगे कि आपकी तैयारी किस डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर तैयारी को ठीक से रखना है, अच्छा रखना है, तैयारी को सही डायरेक्शन में रखना है, तो आपको एमसीक्यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। लगभग 10 एमसीक्यूज़ डेली करते हैं। हर एक आर्टिकल से 1 या 2 एमसीक्यू हमारे पास होते ही हैं हर दिन। तो हम न्यूज़ और एमसीक्यू सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो देखते हैं आज की जो पहली न्यूज़ है वो किस बारे में है। अच्छा, उससे पहले हम देख लेते हैं कि आज हम किन-किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री ने जो हमारा वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट है, उसके बारे में क्या कहा है, देश को संबोधित किया है हमारी संसद में, लोकसभा में भी अपनी बात रखी है और राज्यसभा में भी अपनी बात रखी है। तो दोनों सदनों में प्रधानमंत्री ने देश के नाम संबोधन दिया है, लोगों से आग्रह किया है कि इस कठिन परिस्थिति में, इस सिचुएशन में अपनी तैयारी रखें और साथ में ही यहाँ पर भरोसा भी दिलाया है कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी बुरी स्थिति में हम यहाँ पर निपटने के लिए तैयार हैं। तो सारी चीज़ें प्रधानमंत्री ने जो कही है, किन-किन मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है, ये हम यहाँ से देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ट्रांसजेंडर बिल के बारे में, क्योंकि ट्रांसजेंडर राइट्स को लेकर, ट्रांसजेंडरों के अधिकारों को लेकर, ट्रांसजेंडर की पहचान को लेकर, मतलब जेंडर पहचान को लेकर एक बिल आ रहा है। 2019 में एक बिल आया था और अब 2026 में एक बिल एक बार फिर से आ रहा है। तो हम देखेंगे कि 2019 वाला बिल और 2026 वाले बिल में क्या अंतर है और उसको लेकर कुछ नाराज़गी भी है और ये नाराज़गी क्यों है। सबसे ख़ास बात इस कांसेप्ट को समझना है कि एक बायोलॉजिकल सेक्स जो है वो अलग होता है और साथ में जो जेंडर होता है वो अलग चीज़ होती है। इन दोनों में बड़ा अंतर है और इसी को लेकर यहाँ पर आवाज़ उठाई जा रही है कि बायोलॉजिकल सेक्स और जेंडर में डिफरेंस होता है और ये वाला बिल है जो इनके अधिकारों को काफ़ी हद तक सीमित कर रहा है। जो अपनी मर्ज़ी से जेंडर चुनने का अधिकार था, उसे कहीं न कहीं यहाँ पर घटाने की, कम करने की कोशिश की जा रही है। उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारा मुद्दा है क्या चीज़। सबरीमाला का केस सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है, अप्रैल में जाने वाला है और उसमें एक बड़ी बेंच, सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस की बेंच यहाँ पर बैठेगी। लेकिन उससे पहले सबरीमाला मंदिर और त्रावणकोर देवस्थम बोर्ड की तरफ से कुछ बातें रखी गई हैं, उनको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनका क्या पक्ष है। और यहाँ पर जो 2 राइट्स हैं, एक तरफ राइट है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और दूसरी तरफ है किसी की अपनी समानता का अधिकार, किसी की गरिमा का अधिकार। तो यहाँ पर एक तरफ आर्टिकल 14 है, साथ में आर्टिकल 15 है, साथ में आर्टिकल 17 है, फिर आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 26 है। अब इनमें क्या कॉन्फ्लिक्ट है, सबरीमाला केस क्या है और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और सारा केस समझने की कोशिश करेंगे और फिर जब इसका फाइनल जजमेंट आएगा, उसके बारे में भी हम जब आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक? उसके बाद हम देखेंगे जो हरीश राणा वाला केस था, जो पैसिव यूथनेशिया वाला केस था, जहाँ पर एक इच्छा मृत्यु की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। उससे पहले एक अरुणा शानवाग वाला केस था, उसमें इस तरह की अनुमति नहीं दी गई थी। उनकी मौत हुई थी, 2015 में हुई थी और उनकी मौत एक नेचुरल मौत थी। लेकिन ये वाला जो केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया बदला है और सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया की यहाँ पर मंजूरी दी है। तो अब उनका जो लाइफ सपोर्ट है वो हटा लिया गया है। हरीश राणा अब इस दुनिया से जा चुके हैं, तो इसके बारे में भी देखेंगे। और फिर सबसे लास्ट में देखेंगे एससी स्टेटस को लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि किसे शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति का दर्जा किन लोगों को मिलेगा और किन्हें नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि धर्म परिवर्तन को लेकर, और जब धर्म परिवर्तन होता है तो उस दौरान जो एससी का दर्जा है, क्या वो भी वैसा का वैसा ही बना रहेगा या उसमें बदलाव होंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और एससी का दर्जा किसे मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा। यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं।
और इस रूलिंग के विरोध में जो आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं उनको भी समझना है, क्योंकि हमें दोनों पक्षों के बारे में जानना है और उसके बाद हमें अपना पक्ष, हमें अपनी राय बनानी पड़ेगी। फिर हम रिवीजन में देखेंगे कि IUCN स्टेटस कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में होता है, एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है। और अक्सर इस तरह की जो स्पीसीज हैं जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती हैं, लगभग सारे नेशनल पार्क में आपको देखने को मिलेंगी। तो इन स्पीसीज के बारे में, इनके IUCN स्टेटस के बारे में हम यहाँ से पढ़ेंगे, इनके ऊपर क्या खतरे हैं और इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ जो इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे एग्जाम के लिए, उनको समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट रिवर्स इन तमिलनाडु मैपिंग सेक्शन में देखेंगे, क्योंकि तमिलनाडु चर्चा में है। साथ में हम एक एक स्टेट करके सारी चीज़ें अगर हम यहाँ से निपटाते चलेंगे तो हमारे लिए तैयारी थोड़ी और आसान हो जाएगी। तो हम यहाँ से स्टैटिक पोर्शन भी साथ में लेकर चल रहे हैं, करेंट अफेयर भी लेकर चल रहे हैं, न्यूज़ भी है, PYQs भी है और MCQs भी है। तो सारी चीज़ें कंप्लीट करेंट अफेयर यहाँ से हमारा कवर हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहली जो न्यूज़ है वो न्यूज़ है, हमारे प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया है राज्यसभा में, लोकसभा में भी संबोधित किया है। यहाँ पर जो हमारा आज का आर्टिकल है उसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों से जो बातें कही गई है वो हमने यहाँ पर मेंशन की है। तो उन्होंने पश्चिम एशिया पर भारत की एक तो सबसे पहले क्या ऑफिशियल स्थिति है तो इसके बारे में भी क्लियर किया है, दूसरा भारत सरकार क्या कर रही है उसके बारे में भी क्लियर किया है, तीसरी चीज़ भारत के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं उनके बारे में भी बताया है और सरकार उनसे निपटने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है और लोगों को, नागरिकों को अपनी तरफ से क्या तैयारी रखनी है, इसके बारे में यहाँ पर क्लियर किया गया है। तो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश को बताया है कि क्या स्थिति है, भारत सरकार क्या चाहती है, भारत सरकार क्या कर रही है और लोगों को अपनी तरफ से क्या तैयारी करके रखनी है। एक सर्वदलीय बैठक भी होने वाली है, ऑल पार्टी मीटिंग भी होगी और ऑल पार्टी मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री ने अपनी ये बात रखी है। तो भारत की ऑफिशियल पोजीशन इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, इस पूरे जो मिडिल ईस्ट वाले कॉन्फ्लिक्ट है जहां पर एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ इसराइल है, उसके साथ में USA है। ईरान जो है अपना जो दूसरी गल्फ कंट्रीज है उनकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है जहां पर USA के बेसेस हैं उनके ऊपर भी हमले कर रहा है। तो ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ये जो सारा सिचुएशन है, ये जो सारी लड़ाई है, इसमें भारत की ऑफिशियल पोजीशन ये है कि संघर्ष या तनाव किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। बातचीत के माध्यम से, डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से, डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सारा कॉन्फ्लिक्ट, सारा झगड़ा यहाँ पर रिजॉल्व किया जाना चाहिए। और भारत की पोजीशन दुनिया भर में इसी तरह की रही है कि सारे मुद्दों को संवाद के माध्यम से, डायलॉग, डिप्लोमेसी और संवाद के माध्यम से ही निपटाए जाने चाहिए। और यहाँ पर भी भारत का जो स्टैंड है वो यही है, डायलॉग और डिप्लोमेसी वाला। ठीक है, जहाज़ों पर हमले हुए हैं, जहाज़ों पर बार बार अटैक हो रहे हैं जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरते हैं, खासकर उन देशों के जहाज़ों पर हमले होते हैं जिन्हें ईरान अपना दुश्मन मान रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को कहीं ना कहीं ईरान ने यहाँ पर ब्लॉक किया है और भारत की जो ऑफिशियल पोजीशन है वो ये है कि जहाज़ों के ऊपर हमले नहीं होने चाहिए और हॉर्मुज़ स्ट्रेट को, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद नहीं किया जाना चाहिए, हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को बंद नहीं किया जाना चाहिए। तो ये दो चीज़ें हैं, भारत की जो ऑफिशियल पोजीशन है वो इसी तरह की है। और हम देखते हैं कि यूक्रेन में भी भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है, बातचीत का है। और इस वाले कॉन्फ्लिक्ट में, इस झगड़े में भी भारत के प्रधानमंत्री ने डिप्लोमेसी और डायलॉग की बात ही कही है। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से दुनिया भर की आपकी एनर्जी सिक्योरिटी, कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी, LNG LPG पेट्रोलियम की सप्लाई बाधित होती है और इन सारी चीज़ों का असर महंगाई के ऊपर पड़ता है, महंगाई का असर लोगों की जेब के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद नहीं किया जाना चाहिए। ये जो पोजीशन है भारत ने अपनी सामने रखी है ऑफिशियली। ठीक, भारत की इस पूरे सिचुएशन में, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में चिंता है अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर। वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा तो है ही, लेकिन साथ में भारत की ईंधन सप्लाई, गैस सप्लाई और फर्टिलाइजर की सप्लाई, क्योंकि भारत बड़े पैमाने पर ऑयल यहाँ से इंपोर्ट करता है, बड़े पैमाने पर गैस इंपोर्ट करता है, LNG LPG दोनों को इंपोर्ट करता है। उर्वरक मतलब नाइट्रोजन बेस्ड यूरिया, मतलब नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर, मतलब जो यूरिया है वो भी यहाँ से आता है बड़े पैमाने पर। तो भारत की एक तरफ ऊर्जा सुरक्षा, दूसरा कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा, क्योंकि फर्टिलाइजर का मुद्दा है और फर्टिलाइजर कहीं ना कहीं खेती से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर फर्टिलाइजर की सप्लाई बाधित होती है तो खेतों को आपका जो उर्वरक है वो नहीं मिल पाएगा, प्रोडक्शन गिरेगा, प्रोडक्शन के गिरने से आपके देश की जो फूड सिक्योरिटी है उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक बुरा असर पड़ता दिखाई देता है। तो फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, दोनों चीज़ों के लिए भारत
इस रीजन के ऊपर, गल्फ कंट्रीज के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड है। और इसके चलते ही भारत कह रहा है कि भाई साहब इस पूरे युद्ध को कहीं ना कहीं अपना इस तरह के सिचुएशन में जहां पर संघर्ष की जरूरत नहीं है, संवाद के माध्यम से, डिप्लोमेसी डायलॉग के माध्यम से ही सुलझाना चाहिए। ठीक है। इसके साथ ही व्यापारिक मार्ग तो प्रभावित हुए हैं, तो यहाँ से बड़े पैमाने पर जो ट्रेड होता है उसमें भी दिक्कतें आ गई हैं। और भारतीयों की सुरक्षा, क्योंकि इस पूरे रीजन में, इन गल्फ कंट्रीज में लगभग 1 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय रहते हैं, और इन भारतीयों की सुरक्षा भी भारत का एक बड़ा कंसर्न है, भारत की एक बड़ी चिंता है, और भारत इन भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है। न केवल यहाँ पर रहने वाले भारतीय, साथ में ही जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मर्चेंट शिपमेंट का काम होता है, जहाज़ों के माध्यम से एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का जो काम होता है, उसमें भी बड़े पैमाने पर लगभग 20% से ज़्यादा भारतीय काम करते हैं। तो उनकी सुरक्षा भी भारत के लिए कंसर्न है, भारत के लिए चिंता का मुद्दा है। तो यहाँ पर 4 चीज़ें निकल कर आती हैं। एक तो ऊर्जा सुरक्षा, दूसरा खाद्य सुरक्षा, तीसरा भारतीयों की सुरक्षा, चौथा व्यापारिक मार्ग। भारतीयों की सुरक्षा में 2 तरह के भारतीय हैं, जो यहाँ पर रहते हैं इन गल्फ कंट्रीज में, 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय, और दूसरे जो जहाजों के ऊपर एक क्रू मेंबर के रूप में काम करते हैं, उनकी सुरक्षा यहाँ पर भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण है। इसके बाद है एनर्जी सिक्योरिटी। जैसे बात कर रहे हैं हम, भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों को अश्योर किया है कि भारत के पास पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। फिलहाल 5.3 मिलियन टन के भंडार भारत के पास हैं, जिन्हें 6.5 मिलियन टन तक बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। 5.3 मिलियन टन जो पेट्रोलियम है वो लगभग 9 से 10 दिनों के लिए पर्याप्त है, और अगर इन्हें बढ़ाया जाता है तो हमारे पास और भी कुछ ज़्यादा दिनों का बफर मौजूद होगा। कहाँ पर है? भारत में स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व फिलहाल जो मौजूद हैं वो विशाखापत्तनम में है, मंगलुरु में है और पाडुर में है। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, मंगलुरु कर्नाटका में है, और पाडुर भी कर्नाटका में है। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास 5.3 लगभग के मिलियन टन पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, और इन्हें बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो चांडीखोल जो उड़ीसा में और पाडुर जो कर्नाटका में है, वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़, इस तरह के जो अंडरग्राउंड केवेंस हैं वो तैयार करने की कोशिश की जा रही है। ठीक। तो भारत के पास पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, हालांकि 9 से 10 दिनों का पेट्रोलियम रिजर्व बहुत कम, बहुत सीमित होता है। और ऐसी सिचुएशन में, जब भी इस तरह की इमरजेंसी वाली सिचुएशन हमारे पास आती है जहां पर हमारे पास पेट्रोलियम रिजर्व्स कम हैं, तो इस सिचुएशन में हमें तेल, मतलब पेट्रोलियम, गैस और बिजली जैसी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ और सिर्फ ज़रूरी कामों में ही खर्च की जानी चाहिए। आप कहीं पर घूमने नहीं जा सकते हैं, आप कहीं पर ऐसे ही गाड़ी उठाकर निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पेट्रोलियम रिजर्व्स की कमी होती है। फिलहाल भारत का जो पेट्रोलियम रिजर्व्स है, जो सप्लाई है, वो पूरी तरह से कटी नहीं है। सप्लाई में कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन सप्लाई लगातार आ रही है, अलग अलग देशों से आ रही है। रशिया से है, ईरान से है, दूसरी जो गल्फ कंट्रीज है वहाँ से है, यूएसए से है, वेनेजुएला से है। तो तेल में कोई दिक्कतें नहीं है, हालांकि थोड़ी देरी ज़रूर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है। सप्लाई भी है और रिजर्व्स भी हैं। ठीक। कोयला, गैस और तेल, तीनों चीजों की आपूर्ति सरकार सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा पर्याप्त अनाज का भंडार है। खरीफ सीजन के लिए उर्वरकों की व्यवस्था भी की जा रही है, क्योंकि खरीफ सीजन अभी आने वाला है। गर्मियां जैसे ही खत्म होंगी, सोयाबीन की बुआई होने वाली है। खरीफ सीजन में जैसे ही बारिश होती है, बारिश आने के साथ जो मौसम शुरू होता है, जो सीजन शुरू होता है एग्रीकल्चर का, कृषि का, उसे खरीफ सीजन कहते हैं। तो उर्वरकों की व्यवस्था की जा रही है। फिर नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार किया जा रहा है, कोयला उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है, और देश में ऊर्जा का कोई संकट नहीं होने वाला, इस तरह की बात प्रधानमंत्री ने कही है। पश्चिम एशिया में बड़ी भारतीय आबादी रहती है, जैसा आप जानते हैं, जैसे हमने अभी चर्चा की है। और जो आपका शिपिंग रूट्स के ऊपर बड़े पैमाने पर इंडियन क्रू मेंबर्स हैं, और इनकी, मतलब इन दोनों समुदायों की, इन दोनों वर्ग की चिंता करना, इन दोनों कैटेगरीज की चिंता करना भारत का दायित्व है, और भारत सरकार इसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा सतर्क है, सतर्कता से देख रही है, मदद करने की कोशिश कर रही है। कई भारतीयों को इस क्षेत्र से निकाला भी गया है, अपना ईरान से निकाला गया है, बाकी दूसरी कंट्रीज से जो भारतीय भारत आना चाहते थे उन्हें निकाला गया है। भारत लगातार जो कॉन्फ्लिक्ट में कंट्रीज हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका के संपर्क में है, तनाव को कम करने की कोशिश की जा रही है। उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है, और आर्थिक प्रभावों को कम करने का प्रयास भारत सरकार कर रही है।
अब ये सारी चीज़ें जो हैं भारत सरकार लगभग हर मुद्दे पर तैयार है, सतर्क है, कोशिशें की जा रही है, चाहे वो फूड सिक्योरिटी का मामला हो, मतलब खाद्यान्नों के भंडार की बात हो, चाहे वो उर्वरक सप्लाई की बात हो, चाहे हमारे लोगों को बचाने की बात हो, चाहे वो वहाँ पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा की बात हो, वो उर्वरक की बात हो या फिर एनर्जी सप्लाईज़ की बात हो, सारी चीज़ों पर सतर्क है। हालाँकि विपक्ष अपना काम कर रहा है, विपक्ष सरकार को कमियाँ गिना रहा है, सरकार को कमियाँ बता रहा है ताकि सरकार उन कमियों को जल्दी से जल्दी दूर कर सके। तो सभी लोग अपना-अपना काम कर रहे हैं और इस कॉन्फ्लिक्ट में देखना होगा कि आगे और क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन यहाँ से इस पूरी सिचुएशन से हमें सीखने को यह मिलेगा या सीखने को हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में पूरे देश को एकजुट रहकर टीम इंडिया की तरह एक टीम की तरह मिलकर काम करना होगा, तब जाकर हम कहीं न कहीं किसी भी बुरी सिचुएशन से निकल सकते हैं। अगर किसी भी बुरी स्थिति में हमारे लोग अपने साथ होते हैं, सारे लोग मिलकर एक साथ समस्या का समाधान करते हैं, तो कहीं न कहीं इसके बुरे प्रभाव भी कम होते हैं और इस सिचुएशन से निकलने की संभावना है वो भी बढ़ जाती है। तो ये था पहला आर्टिकल। पहले आर्टिकल में भारत के प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह से भारत सरकार काम कर रही है। ठीक? आज के लिए दूसरा आर्टिकल है हमारे पास ट्रांसजेंडर राइट्स बिल अमेंडमेंट को लेकर। हमने जैसे बात की थी कि 2019 का एक कानून है ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 और अब इसमें 2026 में संशोधन किए जाने की यहाँ पर प्रोसेस शुरू हो गई है। लोकसभा में बिल रखा जा चुका है और इस बिल को कुछ कारणों से यहाँ पर विरोध का, कुछ कारणों से यहाँ पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। अब इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेगी। पहली चीज़ है बायोलॉजिकल सेक्स और दूसरी चीज़ है जेंडर। क्योंकि इन दोनों चीज़ों में अगर हम अंतर समझ पाएँगे तो हम समझ पाएँगे कि यहाँ पर जो विरोध हो रहा है वो क्यों हो रहा है और दूसरी तरफ सरकार जो कानून लाने की कोशिश कर रही है वो क्यों और किन कारणों से थोड़ा-सा कठोर है। तो बायोलॉजिकल सेक्स को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब एक बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चे के जन्म के समय उसके शरीर के आधार पर, उसके शरीर को पहचान कर उसे मेल या फीमेल के रूप में पहचाना जाता है। डॉक्यूमेंट्स में भी यही लिखा जाता है, या तो मेल लिखा जाता है या फिर फीमेल लिखा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब इस बच्चे का विकास होता है, बच्चा जब बड़ा होता है और फिर बड़े होकर जब उसकी समझ विकसित होती है, जब वो अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है, अपने शरीर को, अपने मन को पहचानने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर उसे समझ आता है कि वह मेल है या फीमेल है, बिना इस आधार पर कि उसका शरीर क्या है। अपने आप को मन से वह किस तरह से महसूस कर रहा है, उसके आधार पर उसे अपना जेंडर चुनने का अधिकार होना चाहिए। ये जो आर्गुमेंट है, ये आर्गुमेंट है जो विरोध करने वाले लोग हैं उनकी तरफ से। जो ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, एलजीबीटीक्यू समुदाय है, वो इस तरह से इस कानून की आलोचना कर रहा है। बायोलॉजिकल सेक्स अलग चीज़ है और जेंडर होना अलग चीज़ है। और ये जो जेंडर को पहचानने की, जेंडर को अपनाने की और खुद को पहचानने, खुद की लैंगिक पहचान को, जेंडर आइडेंटिटी को पहचानने की जो यहाँ पर अधिकार है, वो अधिकार आर्टिकल 21 का हिस्सा है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने एक केस था, नालसा केस, उसमें कहा था कि खुद को पहचानने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 21 का हिस्सा है और लोग अपनी जो आइडेंटिटी है, जो वो महसूस करते हैं, उसे यहाँ पर पहचान सकते हैं, अपना सकते हैं। अब इस कानून में क्या हो रहा है कि स्वयं जो परिभाषित लैंगिक पहचान है, मतलब सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी है, उसको हटाने की और उसके जगह पर, उसकी जगह पर यहाँ पर एक कड़ी प्रक्रिया, जिसमें आपको एक मेडिकल बोर्ड से जाँच और मेडिकल बोर्ड से परामर्श के बाद आपको जो जिला मजिस्ट्रेट है, उससे प्रमाण पत्र लेना होगा। तो ये जो प्रक्रिया है, इसमें हो सकता है कि कुछ लोगों के साथ कुछ लोग इससे एक्सक्लूड हो सकते हैं। हो सकता है कि जो पहचान वो चाहते हैं अपने लिए, वो पहचान उसे न मिले और ऐसा भी हो सकता है कि इस पूरी प्रोसेस के दौरान किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन हो, किसी प्राइवेसी और किसी की निजता यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा है। और जो लोग चाहते हैं कि उन्हें जो पहचान मिले, हो सकता है कि उन्हें न मिले, क्योंकि मेडिकल बोर्ड में और जो मेडिकल अथॉरिटी है, वो उन्हें इस तरह की पहचान को असाइन न करे। क्योंकि जो पूरा जेंडर का मामला है, वो एक मनोवैज्ञानिक मामला है। लोग अपने आप को क्या महसूस करते हैं,
इसके आधार पर उन्हें उनकी पहचान को असाइन किया जाना चाहिए। ये आर्गुमेंट है विरोध करने वाले लोगों का, ये आर्गुमेंट था सुप्रीम कोर्ट का जो नालसा में मामला आया था 2014 का उसमें। और लेकिन अब सरकार एक मेडिकल बोर्ड बनाने की तैयारी कर रही है और जिला मजिस्ट्रेट से प्रमाण पत्र लेना होता है। तो ये जो सारी प्रोसेस है, हालांकि पहले भी प्रमाण पत्र लेना होता था, लेकिन खुद की पहचान के आधार पर लोग प्रमाण पत्र ले सकते थे। लेकिन ये जो नई चीज़ है यहाँ पर मेडिकल बोर्ड, मेडिकल अथॉरिटी बनाने की जो बात है वो यहाँ पर नया है और इसको लेकर ही विरोध किया जा रहा है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को शरीर के आधार पर अलग हैं, मन के आधार पर अलग हैं और उन्हें इस तरह की प्रोसेस से एक्सक्लूड किया जा सकता है। बाइनरी या कहें कि एक जो अलग समुदाय है, ट्रांसजेंडर समुदाय, इन तीनों में ही इन्हें कैटेगराइज कर किया जाए और इसके अलावा जो कैटेगरीज हैं उनमें किसी को पहचाना न जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसको लेकर ही विरोध किया जा रहा है और साथ में मामला प्राइवेसी का भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर इस पर बात हो रही है। तो इस पूरी प्रोसेस में हमें एक बायोलॉजिकल सेक्स और जेंडर के बीच में अंतर को समझना होगा। दूसरी चीज़, खुद को पहचानने की, स्वयं परिभाषित लैंगिक पहचान का जो अधिकार है उसको यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है और साथ में मेडिकल अथॉरिटी और जिला मजिस्ट्रेट से जो प्रमाण पत्र लेना है उसको भी ध्यान में रखना है। तो अब ये जो सारी प्रोसेस हैं इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, लेकिन सरकार कह रही है कि अभी भी जो प्रोसेस है उसका भी कहीं ना कहीं जहाँ पर परिभाषा स्पष्ट है, परिभाषा तय नहीं की गई है, साथ में कोई अथॉरिटी नहीं है, कहीं पर प्रमाण पत्र लेने के लिए कड़ी प्रक्रिया नहीं है और उसका भी लोग मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं और इसके लिए ही ये सारी जो प्रोसेस है, ये सारी जो प्रक्रिया है वो बनाई जा रही है। तो सरकार का आर्गुमेंट है कि अभी जो व्यवस्था है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो व्यवस्था नई बनने वाली है उसका विरोध भी है, क्योंकि उसमें लोगों के अधिकारों को कहीं न कहीं छीना जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, इस बात का भी डर है। साथ में जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उसने जो आत्म पहचान के अधिकार को हटाने का विरोध किया है, साथ ही नेशनल ट्रांसजेंडर परिषद से भी परामर्श नहीं लिया है। ये जो बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, आपका जो 2019 वाला ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शंस राइट 2019 का जो एक्ट है उसके आधार पर इसे 2020 में बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत ये काम करता है और जो ट्रांसजेंडर समुदाय है उसके संबंध में पॉलिसीज, प्रोग्राम्स और लेजिस्लेशन, इन सभी चीज़ों को लेकर ये परामर्श दे सकता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर ये जो मुद्दा है, ये जो कानून है, चर्चा में है और इसका विरोध भी हो रहा है। दूसरी तरफ सरकार का पक्ष है कि जो अभी व्यवस्था है जिसमें लोग खुद को खुद की पहचान के आधार पर प्रमाण पत्र ले सकते थे, उसका भी मिसयूज होता है और दुरुपयोग करने की कोशिश की जाती है। साथ में इस कानून में जो इस तरह की प्रोसेस है या फिर इस ट्रांसजेंडर जो समुदाय है उसमें कुछ लोगों को जबरन अगर धकेलने की कोशिश की जाती है तो उसको लेकर भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। तो सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर अब चूंकि चर्चा में है तो हो सकता है इसको लेकर कोई केस या इसको लेकर कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट तक भी जाए और भी इसके बारे में भविष्य में जब भी कोई डेवलपमेंट्स होंगे हम इसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। ठीक, इसके बाद है हमारे पास सबरीमाला का इशू। अब सबरीमाला वाला केस आप जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से चर्चा में है, काफ़ी लंबे समय से विवाद में है, काफ़ी लंबे समय से अदालतों में घूम रहा है। अब ये जो पूरा मसला है इसकी छोटी सी कहानी, छोटी सी हिस्ट्री ये है कि ये जो मंदिर है, एक मंदिर है आपका केरलम में और ये मंदिर है पथानमथिट्टा जो जिला है। अगर केरल का आपने मैप देखा है तो साउदर्न साइड में, दक्षिणी जिलों में एक जिला है पथानमथिट्टा, वहाँ पर है। सबरीमाला हिल्स में है और सबरीमाला हिल्स जो वेस्टर्न घाट है उनका हिस्सा है। तो इन चीज़ों को आपको मंदिर के बारे में याद रखना है। लगभग अनुमान के हिसाब से 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में कहीं ना कहीं ये मंदिर बना था और ये मंदिर है भगवान अयप्पा को समर्पित है। और यहाँ पर चूंकि भगवान अयप्पा को ब्रह्मचारी माना जाता है तो ब्रह्मचारी होने के चलते यहाँ पर महिलाओं को, खासकर उन महिलाओं को जिनकी उम्र 10 से 50 वर्ष के बीच में है, जिनका जो एज है इस एज को मेंस्ट्रुअल एज माना जाता है, माहवारी की उम्र माना जाता है, तो इन महिलाओं को इस मंदिर में प्रवेश ऐतिहासिक रूप से नहीं दिया जाता है। तो चूंकि भगवान अयप्पा ब्रह्मचारी हैं, भगवान अयप्पा को जो भगवान शिव और मोहिनी, यानी मोहिनी कौन है, मोहिनी है भगवान विष्णु का जो फीमेल अवतार है, उनकी संतान माना जाता है और चूंकि ये ब्रह्मचारी हैं इसके लिए यहाँ पर जो मेंस्ट्रुअल एज वाली महिलाएं हैं उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता है ऐतिहासिक रूप से। और इसके साथ में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि ये पेरियार टाइगर रिजर्व में है। तो पेरियार टाइगर रिजर्व अयप्पा
भगवान मंदिर जो है वो है, इसको सबरीमाला श्री धर्म सस्ता मंदिर भी कहा जाता है। और ये जो शबरी है, ये वही शबरी हैं जो रामायण में जिनका उल्लेख होता है, तो ये रामायण वाली शबरी ही हैं। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में बनाया गया था, श्री राज राजेश्वर ने बनवाया था, इस तरह की मान्यताएं हैं। पथानमथिट्टा जिला है और सबरीमाला हिल्स हैं। तो सबसे पहले ये जो है फैक्ट्स हैं, आपको उनको ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पर जो ऐतिहासिक मान्यता है कि महिलाओं को अंदर नहीं जाने दिया जाता है, और उस ऐतिहासिक मान्यता, उस ऐतिहासिक प्रथा के आधार पर ही यहाँ पर विवाद का जन्म हुआ और कहा गया कि महिलाओं को भी इसमें प्रवेश दिया जाना चाहिए। इसको लेकर केसेस भी हुए हैं। एक 1991 में हुआ था, जहाँ पर फैसला आया था कि जो मान्यता है वही चलनी चाहिए। फिर 2018 में सुप्रीम कोर्ट का मामला आया और उसमें इस प्रथा को कहीं न कहीं गलत बताया गया और महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी गई, लेकिन मामला यहाँ पर भी नहीं सुलझा और अब अप्रैल 2026 में मामले की एक बार फिर से सुनवाई होने वाली है और अप्रैल में होगी शायद 7 से 22 अप्रैल के बीच में, और देखेंगे कि क्या यहाँ पर फैसला आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी। अब इसको लेकर चूंकि अप्रैल में फैसला आने वाला है और अप्रैल में चूंकि फैसला आने वाला है, तो जो त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड है उसने अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा है कि अदालत को किसी समुदाय की धार्मिक मान्यताओं का मूल्यांकन करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। धार्मिक जो मान्यता है उनको मूल्यांकन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं किया जाना चाहिए, और इन आस्थाओं को लोगों की जो पर्सनल आस्थाएं हैं और उन्हें धर्म का हिस्सा मानकर उससे स्वीकार किया जाना चाहिए, और धर्म को और अदालतों को यहाँ पर दूर रहना चाहिए। लेकिन लीगल इशू ये है कि यहाँ पर चूंकि महिलाओं को एक उम्र की महिलाओं को यहाँ से मंदिर से दूर रखा जाता है, मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है। 10 से लेकर 50 वर्ष की जो लगभग जहाँ पर मेंस्ट्रुअल एज मानी जाती है, उस एज की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है, लिंग के आधार पर भेदभाव होता है। भेदभाव आर्टिकल 17 में भी है, आर्टिकल 21 में भी व्यक्तिगत गरिमा का जो उल्लंघन है उसको लेकर भी बात है। तो यहाँ पर लोगों के मतलब जो महिलाएं जिन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, तो उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। दूसरी तरफ धार्मिक मान्यताएं हैं, धर्म का हिस्सा हैं, तो आर्टिकल 25 और 26 है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो क्या फैसला आएगा। जो त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड है वो तो कह रहा है कि धार्मिक मान्यताओं का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए और आस्थाओं को व्यक्ति का मतलब व्यक्तिपरक और धर्म का हिस्सा मानकर स्वीकार किया जाना चाहिए। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर कौन से आर्गुमेंट किसके ऊपर भारी होते हैं, कैसा फैसला आता है, क्या महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति मिलती है या नहीं मिलती है। दूसरी तरफ अभी तक जो हम देख रहे थे कि अदालतें धर्म के मामले में जब भी यहाँ पर किसी भी मामले में धर्म को लेकर अगर धर्म से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो उसमें जब भी अदालतें हस्तक्षेप करती हैं तो वहां पर देखा जाता है कि कोई प्रथा, कोई चीज धर्म का हिस्सा है या नहीं है। अगर धर्म का हिस्सा है, अनिवार्य हिस्सा है, तो उसमें अदालतें हस्तक्षेप नहीं करती हैं। लेकिन अगर धर्म का हिस्सा नहीं है, धर्म से जुड़ा हुआ कोई लौकिक चीज़ें हैं, लौकिक प्रथाएं हैं, तो वहाँ पर अदालतों ने हस्तक्षेप किया है। अब देखेंगे कि जो फैसला आएगा वो क्या फैसला आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई मंदिर है, मस्जिद है, जहाँ पर आरती होती है, जहाँ पर कोई अजान होती है, तो वहाँ पर जो लाउड स्पीकर का मामला है, अब लाउड स्पीकर तो किसी धर्म का हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पर इसे बंद किया जा सकता है या इसकी आवाज़ को कम कर दिया जा सकता है या इसके संबंध में अदालतें फैसला दे सकती हैं, क्योंकि ये धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अब इस तरह से तय करने का जो अधिकार है, इस तरह से तय करने का जो काम है, अक्सर अदालतें करती हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये जो प्रथा है इसे धर्म का हिस्सा माना जाए या न माना जाए, और इसे धर्म का हिस्सा माना जाता है तो फिर इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, लेकिन इसे अगर धर्म का हिस्सा नहीं माना जाता है तो इसमें ज़रूर हस्तक्षेप हो सकता है। तो जब भी मामला आएगा, जब भी इसमें कोई डेवलपमेंट होगा, इसके बारे में हम और भी ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ से अभी के लिए हमें बात करनी है सबरीमाला मंदिर के बारे में। केरलम में है, पथानमथिट्टा जिले में है, पेरियार टाइगर रिजर्व है यहाँ पर, और साथ में वेस्टर्न घाट का हिस्सा है। सबरीमाला जो हिल है उसमें बना हुआ है, और इसे 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में राजराजेश्वर ने बनवाया था। साथ में यहाँ पर आपको जो पेरियार टाइगर रिजर्व है और पेरियार टाइगर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में आपको याद रखना है। पथनमथिट्टा जिला है केरल के अंदर, और इडुक्की जिला, 2 जिलों में है। एलिफेंट और टाइगर रिजर्व्स के लिए ये जाना जाता है।
बाकी जब भी इसके बारे में फैसला होगा, अब इस यहाँ पर भी जब भी फैसला होगा उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर इस कोर आर्गुमेंट को समझना होगा कि कोई प्रथा, कोई मान्यता, कोई चीज़ धर्म का हिस्सा है या धर्म का हिस्सा नहीं है। अगर धर्म का हिस्सा है तो फिर उसे आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 के तहत संरक्षण मिलेगा और उसमें अदालत हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन अगर धर्म का हिस्सा नहीं माना जाता है तो यहाँ पर लोगों के जो दूसरे मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों को यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। जैसे आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 15 है, 17 है, आर्टिकल 21 है, और फिर इसके अनुसार काम होगा। तो देखना है कि अदालत क्या तय करती है, किसी चीज़ को धर्म का हिस्सा मानती है या नहीं मानती है, कोई प्रथा धर्म का हिस्सा है या नहीं है। त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड कह रहा है कि धार्मिक मान्यताओं का मूल्यांकन अदालतों को नहीं करना चाहिए, व्यक्तिपरक और इसे धर्म का हिस्सा मानना चाहिए। तो अब देखेंगे जब भी फैसला होगा, जो भी आर्गुमेंट होंगे, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। अगला आर्टिकल है पैसिव यूथेनेशिया को लेकर। हरीश राणा वाला केस काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, और ये जो हैं हरीश राणा लंबे समय से वेजिटेटिव अवस्था में थे, इनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इनका 2013 में एक दुर्घटना में शायद ये किसी छत से गिर पड़े थे, और उसके बाद से इनकी अवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ, और लंबे समय से इनका इलाज भी हो रहा है। और ये इस तरह की अवस्था में थे जहाँ पर आंखें खुली रहती थी, जहाँ पर ये खा सकते थे, मतलब इनका जो न्यूट्रिशन है, मतलब दवाइयों के माध्यम से वो हो सकता था, और ये सिर्फ जीवित थे और बड़ी कष्ट अवस्था से, बड़ी दुखदायी अवस्था से गुजर रहे थे। और इनके लिए एक पिटीशन लगाई गई थी कि इन्हें पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति दी जाए। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो नज़रिया है अब बदला है, क्योंकि पहले जो अरुणा शानबाग वाला केस था, जिनकी 2015 में मृत्यु हो गई, उनके लिए भी इस तरह की क्योंकि एक वो नर्स थी और उनके साथ एक दुष्कर्म हुआ था। दुष्कर्म के दौरान वो एक ऐसी अवस्था में चली गई थी जहाँ पर उनकी रिकवरी भी नहीं हो पा रही थी, और उनके लिए भी पैसिव यूथेनेशिया की मांग की गई थी, लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति नहीं दी थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति दी है, मतलब नज़रिया बदला है, और पोषण और जो हाइड्रेशन की व्यवस्था है जो बाहर से दी जा रही थी, उसे हटाने की अनुमति दी है। अब इस पूरी प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु शब्द नहीं कहा है, इसे उपचार हटाना, उपचार रोकना कहा है। तो यहाँ पर इन्हें इच्छा मृत्यु नहीं बल्कि गरिमा के साथ मृत्यु मिली है। इन शब्दों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। और अब इनका जो ये जो बाहर से हाइड्रेशन और पोषण की जो व्यवस्था की जा रही थी, अब उसे हटा लिया गया है और इनकी गरिमापूर्ण मृत्यु हो गई है। तो ये सारा मामला है। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं वैसे भी हो गई हैं, क्योंकि ज़रूरी मामला है। पहली ऐसी मृत्यु है जो इस तरह से हो रही है, जो ये जो जीवन रक्षक उपचार है हटाने के बाद इनकी मृत्यु जो है, मतलब पैसिव यूथेनेशिया की जो मृत्यु है, भारत में पहली बार है। पहली बार इसे अनुमति दी गई है। पहले भी अनुमति मांगी गई थी, अरुणा शानबाग वाला जो केस था उसमें भी अनुमति मांगी गई थी, लेकिन उस समय अनुमति नहीं मिली थी। फिर सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया बदला है और अब सुप्रीम कोर्ट ने ये अनुमति दी है। हालांकि इसमें भी नज़रिए में अंतर है। एक तरफ निष्क्रिय मृत्यु या पैसिव यूथेनेशिया जैसा शब्द है, दूसरी तरफ उपचार हटाना, उपचार रोकना, विड्रॉइंग ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट जैसे शब्द हैं। एक तरफ इच्छा मृत्यु है, दूसरी तरफ गरिमा के साथ मृत्यु है। तो यहाँ पर एक गरिमा के साथ मृत्यु, अब इस तरह की जो अनुमति है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, और अब इनकी यहाँ पर जो उपचार है वो हटा लिए जाएंगे और उनकी मृत्यु हो गई। तो साथ में इन्होंने कॉर्निया और हृदय वाल्व दान करने की घोषणा भी की है। बाकी जो चीज़ें हैं लगभग हम देख चुके हैं, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, इसके बाद हमारे पास जो आर्टिकल है वो है शेड्यूल कास्ट के स्टेटस को लेकर। अब शेड्यूल कास्ट का दर्जा, शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति का जो दर्जा है वो किसे मिलेगा, किसे नहीं मिलेगा, इस झगड़े को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केस गया था। इससे पहले मतलब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया था, उससे पहले आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में ये मामला था, और हाई कोर्ट के जो फैसला था, मतलब हाई कोर्ट का जो फैसला था, अपना आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का जो फैसला था, उसे ही यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए, इस पूरे झगड़े को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, और हम देखते हैं कि भारत में लंबे समय से जो अपना हिंदू समुदाय है, सिख समुदाय है और बौद्ध समुदाय है, ये रहता हुआ आया है। और ये एक ही परिवार का, एक ही ज़मीन से निकले हुए हैं, एक ही समुदाय से जुड़े हुए धर्म हैं। तो इनमें हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था
काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और जाति व्यवस्था के चलते कुछ जातियाँ अपने आप को ऊंची जातियाँ समझती हैं, कुछ जातियों को नीचा समझा जाता है और इसके चलते कुछ जातियों के साथ काफ़ी ज़्यादा शोषण होता है। ऊंची जातियों के लोग, छोटी जाति के लोग, तथाकथित छोटी जाति के लोगों को, जो लोग अपने आप को ऊंची जाति का समझते हैं, ऐसे लोग जो अपने आप को विशेषाधिकारों से सुसज्जित समझते हैं, ऐसे लोग छोटी जाति के लोगों को मंदिर में नहीं जाने देते, उनके साथ भोज नहीं करते, सार्वजनिक रास्तों का इस्तेमाल नहीं करने देते हैं, कभी कभी मंदिर के आसपास के रास्तों से गुजरने नहीं देते हैं। तो इस तरह का जो भेदभाव है, जाति के आधार पर भेदभाव, हमारे समाज में लंबे समय से होता आया है और फिर इसको लेकर ही कुछ संरक्षण की बातें भी कही गई थी और इसके आधार पर ही आपका जो शेड्यूल कास्ट है या जो जनजातीय जातियां हैं, उन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया था। उसके बाद 1950 में एक ऑर्डर आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर शेड्यूल कास्ट का जो ऑर्डर है 1950 में, और उसमें सबसे पहले हिंदू समुदाय में ही शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिए जाने की बात थी कुछ जातियों को। ठीक, उसके बाद 1956 में इसमें सिख में जो कुछ जातियां हैं उन्हें शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया गया और फिर 1990 में बौद्ध धर्म में कुछ जातियों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया गया। अभी तक 3 जातियों को ही ये जो स्टेटस है, शेड्यूल कास्ट वाला स्टेटस है, वो दिया जाता था। लेकिन झगड़ा ये है कि मान लीजिए कोई हिंदू, कोई सिख या कोई बौद्ध अगर अपना धर्म परिवर्तन करके या तो मुस्लिम या सिख या कोई दूसरे धर्म को अपना लेता है, तो क्या उसे शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलने से आपको बहुत सारे संरक्षण मिलते हैं, आपको आरक्षण मिलता है, आपको चुनावों में भी आरक्षण मिलता है, आपको संस्था मतलब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, आपको जो परीक्षाएं हैं, आपका जो रोजगार के अवसर हैं, उनमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। और इन लाभों के लिए शेड्यूल कास्ट का जो दर्जा है, चूंकि इसके लिए ही दिया गया था कि जो पिछड़े समुदाय हैं वो भी आगे आ सकें, मतलब जो शेड्यूल कास्ट में जातियां हैं वो भी अपने आप को बाकी जातियों के बराबर कर सकें, इसके लिए इन्हें ये मौके दिए जाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ये सारा जो फायदा है वो शेड्यूल कास्ट के स्टेटस के साथ मिलता है। लेकिन अगर धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, अगर आप हिंदू, सिख या बौद्ध से किसी दूसरे धर्म को अपना लेते हैं, तो क्या शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो दर्जा है, अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं, इन जो 3 समुदाय हैं, ये जो 3 धर्म हैं, वहां से आप हटकर किसी दूसरे समुदाय में जाते हैं, तो आपका शेड्यूल कास्ट वाला जो दर्जा है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जाति व्यवस्था है या जाति के आधार पर जो भेदभाव है, वो जो हिंदू सोशल स्ट्रक्चर है या सिख सोशल स्ट्रक्चर, बौद्ध सोशल स्ट्रक्चर, उसका हिस्सा है। बाकी धर्मों में जातियों की कोई यहाँ पर कंसेप्ट था नहीं, तो आपका दर्जा केवल और केवल हिंदू, सिख और बौद्ध लोगों तक ही सीमित है, शेड्यूल कास्ट का दर्जा। बाकी लोगों में अगर धर्म परिवर्तन करते हैं, बाकी धर्म में जाते हैं, तो शेड्यूल कास्ट का जो दर्जा है तुरंत समाप्त हो जाएगा। संविधान अनुसूचित आदेश 1950 की जो धारा 3 है, उसके आधार पर यह निर्णय आया है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि अगर आप सिख, ईसाई या मुस्लिम या किसी भी दूसरे धर्म को अपनाते हैं, तो आपको ये दर्जा नहीं मिलेगा। चूंकि एक ईसाई व्यक्ति जिसने धर्म परिवर्तन करके ईसाई समुदाय में ईसाई धर्म को अपनाया था, उसने ये याचिका डाली थी और उसने जो ST/SC एक्ट है उसके तहत संरक्षण की मांग की थी और मामला पहले आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट गया है। लेकिन यहाँ पर जो फैसला आया है वो ये है कि धर्म परिवर्तन से SC का लाभ और जो कानूनी सुरक्षा है वो तुरंत समाप्त हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर इसका विरोध करने वाले लोग कहते हैं कि चूंकि SC भले ही धर्म को परिवर्तित कर लिया है, लेकिन उसकी जो सामाजिक और उसकी जो आर्थिक और उसकी जो शैक्षिक स्थिति है वो पहले जैसी ही है, इसलिए उसे यहाँ पर संरक्षण दिया जाना चाहिए। धर्म आधारित मानदंडों को इससे मजबूती मिलेगी। लेकिन जो विरोध करने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि धर्म परिवर्तन के बाद भी इसे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो शेड्यूल कास्ट का दर्जा है वो मिलना चाहिए। और बस अब इससे ये बहस शुरू हो गई है कि क्या धर्म परिवर्तन के बाद भी शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। एक तरफ है कि जो जाति व्यवस्था है वो हिंदू, बौद्ध या सिख समुदाय जो लंबे समय से भारत में रहते आए हैं, उनमें जो जाति भेदभाव है वो होता आया है। जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है ऐतिहासिक रूप से, उसमें जाति काफ़ी ज़्यादा विभेद
या काफ़ी ज़्यादा भेदभाव का आधार बनी है, तो इसके लिए इन्हें शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जाता है। और दूसरी तरफ जो दूसरे समुदाय हैं वहाँ पर जाति का कंसेप्ट नहीं है। दूसरे धर्मों में जाति का कोई प्रथा लंबे समय से या ऐतिहासिक रूप से रही नहीं है। लेकिन दूसरा आर्गुमेंट ये है कि धर्म परिवर्तन के बाद भी जो उसकी सामाजिक स्थिति है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, उसके साथ भेदभाव हो सकता है, उसके साथ अत्याचार हो सकता है, इसलिए उसे शेड्यूल कास्ट के तहत मिलने वाले जो लाभ हैं और जो संरक्षण है वो उसे मिलना चाहिए। अब देखते हैं कि आने वाले समय में इसमें क्या बदलाव होगा, लेकिन अभी तक यही है कि केवल 3 धर्मों से जुड़े लोगों को, 3 धर्मों से जुड़े लोगों जो जातियां हैं उन्हें शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जाएगा। धर्म परिवर्तन करने पर ये जो दर्जा है वो तुरंत समाप्त हो जाएगा। आधार है संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 धारा 3 कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950। ठीक, तो ये है अभी तक की स्थिति और अभी तक यही स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट का अभी ये जो फैसला है वो आया है। रिवीजन में आज हम देखेंगे कुछ स्पीसीज का जो IUCN स्टेटस है वो क्या है, क्योंकि इसको लेकर भी कुछ स्टेटमेंट्स बन सकते हैं। अब जो IUCN संस्था है वो दुनिया भर में जानवरों के संरक्षण के लिए काम करती है और उन्हें संरक्षण के स्तर पर अलग अलग स्टेटस प्रोवाइड करती है। तो और इसके लिए लीस्ट कंसर्न हो सकता है। लीस्ट कंसर्न यानी कोई ज़्यादा खतरा नहीं है, कोई चिंता नहीं है। नियर थ्रेटन हो सकता है कुछ खतरे हों लेकिन अभी भी कोई दिक्कतें नहीं हैं। और CD का मतलब है कंजर्वेशन डिपेंडेंट्स, मतलब अगर इनको जो संरक्षण दिया जा रहा है अगर वो संरक्षण हटा लिया जाता है तो ये आपका संवेदनशील, आपका खतरनाक स्थिति में जा सकते हैं। फिर वल्नरेबल है, इंडेंजर्ड है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। यहाँ पर ये जो 3 कैटेगरीज हैं इनमें जो स्पीसीज है उनका नंबर ठीक ठाक है, लेकिन इनके ऊपर जो खतरे हैं बहुत ज़्यादा हैं, संख्या लगातार कम हो रही है और इन तीनों में आपका डिग्री का अंतर है और इनके तीनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरे हैं। फिर एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब जंगलों से इनके जो नेचुरल हैबिटेट हैं वहाँ से ये ख़त्म हो चुके हैं, कहीं ना कहीं संरक्षण में जीवित हैं और उसके बाद एक्सटिंक्ट हैं यानी पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। तो इस तरह से इन्हें जो कंजर्वेशन स्टेटस है वो IUCN प्रोवाइड करता है। तो हम देखेंगे कि इनके आधार पर कुछ इंपॉर्टेंट स्पीसीज को कौन कौन से संरक्षण स्टेटस दिए गए हैं। तो IUCN स्टेटस देखते हैं बंगाल टाइगर का। बंगाल टाइगर के ऊपर जो सबसे ज़्यादा खतरे हैं वो हैं शिकार के। क्यों शिकार किया जाता है? हड्डियों के लिए, और इनका जो फर है, इनकी जो स्किन है उसके लिए, और इनका जो हैबिटेट है खत्म हो रहा है डिफॉरेस्टेशन के कारण, क्लाइमेट चेंज के कारण। इनका जो नेचुरल प्रे है, मतलब जिनके ऊपर, मतलब जो इनका खाना है, जो जानवर जिनका ये शिकार करते हैं वो भी खत्म हो रहे हैं। तो इसको, इन सभी चीज़ों को लेकर इनके ऊपर खतरा है, संख्या भी कम हो रही है और इनका IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड। ठीक, तो टाइगर है, बंगाल टाइगर है इंडेंजर्ड, बंगाल टाइगर इंडेंजर्ड, बंगाल टाइगर इंडेंजर्ड। बंगाल टाइगर के बाद है एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन आप जानते हैं कि इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा सीमित हो गई है और जो बंगाल टाइगर है वो तो फिर भी बड़े हिस्से में, देश के अलग अलग हिस्सों में मिल जाएंगे देखने को, बड़ी संख्या में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन एशियाटिक लायन की जो स्थिति है और भी ज़्यादा कमज़ोर है, सिर्फ और सिर्फ गिर नेशनल पार्क तक सीमित हो गए हैं। गिर नेशनल पार्क आप जानते हैं सौराष्ट्र रीजन में है, गुजरात में। आपका जो अमरेली और गिर जो ज़िले हैं वहाँ तक ही सीमित है, गिर नेशनल पार्क तक ही इनके हैबिटेट हैं, दूसरी जगह पर ये मिलते भी नहीं हैं। इंडेंजर्ड है क्योंकि पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है और इनका जो IUCN स्टेटस है वो है इंडेंजर्ड। दूसरे फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर जो मेल लायन है उनके टाइगर, उनके जो ईयर्स हैं, जो कान हैं वो दिखाई देते हैं, फीमेल्स के नहीं दिखाई देते, और ये झुंड बनाकर दहाड़ते हैं भले ही छोटा बच्चा भी हो। बाकी ये जो IUCN स्टेटस है वो है इंडेंजर्ड, आपको ये चीज़ याद रखनी है। और ये वाला जो पॉइंट है उसको याद रखना है क्योंकि गिर नेशनल पार्क तक ही इनकी जो संख्या है वो सीमित होकर रह गई है। इसके बाद है इंडियन एलिफेंट। इंडियन एलिफेंट भी है इंडेंजर्ड और इंडियन एलिफेंट आपको देखने को मिलेंगे मिक्स्ड डेसिडियस फॉरेस्ट में, एवरग्रीन फॉरेस्ट में, श्रब और ग्रासलैंड में भी देखने को मिल जाएंगे। भारत में भी बड़ी संख्या में एलिफेंट हैं और इनकी जो डाइट है वो बड़े पैमाने पर इनको, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं, पत्तियां हैं, जड़ हैं, शाखाएं हैं, नर्म शाखाएं वो मिल लगती हैं, तो इनकी डाइट जो है वो ग्रास है, टी बार्क है, आपका रूट्स हैं, लीव्स हैं और स्मॉल स्टेम्स हैं, इनके ऊपर इनकी डाइट डिपेंड करती है। इंडेंजर्ड है क्योंकि जैसे जैसे आवास खत्म होंगे, जैसे जैसे जंगल खत्म होंगे तो इनके लिए जो डाइट जो है उसकी कमी हो जाएगी और इससे सीधा इनके अस्तित्व पर खतरा खड़ा हो जाएगा। तो इनका जो हैबिटेट है,
हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एक खतरा है, दूसरा है डिग्रेडेशन, तीसरा है लैंड यूज चेंज, और इनके जो हाथी के दांत हैं इसके लिए इनको शिकार किया जाता है, पोचिंग होती है, तो हाथी के ऊपर इस तरह से खतरे हैं। किसी भी जानवर के लिए सबसे बड़ा खतरा शिकार है, सबसे बड़ा खतरा शिकार है, दूसरा है इनके आवासों को खत्म कर दीजिए, और तीसरा है कि इनका जो खाना है, इनकी जो डाइट है उसको खत्म कर दीजिए। अगर मांसाहारी जीव है, मांसाहारी जीव अपने खाने के लिए, अपने शिकार के लिए जिन छोटे जानवरों के ऊपर डिपेंड है, अगर उन्हें खत्म कर दिया जाता है तो अपने आप बड़े जानवर खत्म हो जाएंगे। वैसे ही हाथी है, अगर इनका जो जंगल है उसे खत्म कर दिया जाएगा तो ये भी खत्म हो जाएंगे। या फिर इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे स्किन हो गई, जैसे हाथी दांत हो गए, जैसे हड्डियां हो गई, नाखून हो गए, इनके लिए भी इनका शिकार होता है। तो इन सारी चीजों का खतरा कहीं ना कहीं सभी जानवरों के ऊपर आपको दिखाई देगा। स्नो लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड संवेदनशील है, वल्नरेबल है, ये आपको दिखाई देगा जो मिडिल एशिया है वहां पर, जो बर्फीले इलाके हैं, पहाड़ों पर, चोटियों पर, लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर ये आपको देखने को मिलेगा। वल्नरेबल है, लंबी पूंछ होती है, लंबी पूंछ के चलते ये जो पहाड़ी वाले इलाके होते हैं, ऊंचे इलाके होते हैं, इनके ऊपर चलते हुए बैलेंस बनाने में ये पूंछ इनकी मदद करती है, और इनकी संख्या भी कम होती हुई नजर आ रही है। ठीक, सेंट्रल एशिया में है, बर्फीले इलाकों में है, वल्नरेबल है, और लंबी पूंछ है जो बैलेंस बनाने में काम आती है। स्नो लेपर्ड डे मनाया जाता है 23 अक्टूबर को, तो ये चीज भी आप यहाँ से ध्यान में रख सकते हैं। इसके बाद है रेड पांडा। रेड पांडा है इंडेंजर्ड, रेड पांडा है इंडेंजर्ड, रेड पांडा इंडेंजर्ड। अब यहाँ पर दो पांडा काफी ज्यादा चर्चा में है, एक तो रेड पांडा है, दूसरा जाइंट पांडा है। नाम भले ही सेम है लेकिन दोनों का कोई संबंध नहीं है, दोनों काफी ज्यादा अलग अलग हैं। तो सबसे पहले चीज, दोनों चीजें रेड पांडा जाइंट पांडा अलग अलग हैं। ठीक, आपको ये मिलेंगे हिमालयन इलाके में, आपको हिमालय पर्वतों में आपको ये मिलेंगे, और जो मतलब आपको ये मिलेंगे टेम्परेट फॉरेस्ट में, हिमालय पे जो टेम्परेट फॉरेस्ट है वहां पर दिखाई देंगे। इंडेंजर्ड है, IUCN स्टेटस, क्योंकि इनके ऊपर भी काफी ज्यादा खतरा है, इनका अस्तित्व भी बहुत ज्यादा खतरे में है। ठीक, तो बाकी सारी चीजें जो है, लगभग 17 घंटे तक सोते हैं दिन में, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं, 17 घंटे तक सोते हैं। हिमालय के जो टेम्परेट फॉरेस्ट हैं वहां पर मिलेंगे। आर्बोरियल लाइफस्टाइल और वेजिटेरियन कार्निवोरस हैं, साथ में लंबी पूंछ है इनकी भी, और ये पूंछ को तकिए की तरह रखकर सो जाते हैं, 17 घंटे तक सोते हैं। इंडेंजर्ड हैं, और कभी भी खतरा होता है तो दोनों पैर पर खड़े होकर अपने आप को बड़ा दिखाने की, उस खतरे को टालने की कोशिश करते हैं। जाइंट पांडा, रेड पांडा, दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक, इसके बाद है हमारे पास नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर आपको देखने को मिलेगी, नीलगिरी में तो मिलेगी, जो कि नाम है। जब हम नीलगिरी माउंटेन रेंजेस की बात करते हैं तो वहां पर भी ये आपको दिखाई देने को मिलती है। स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का, पहली चीज याद रखनी है। सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट में, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक में मिल जाएंगी। उसके बाद इनकी जो संख्या है वो भी खतरे में है, कम हो रही है। मतलब ये जो अलग अलग ईयर है उनके आधार पर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो डेटा देता रहता है। IUCN के रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है, तो इंडेंजर्ड याद रखना है। और इनका भी हैबिटेट खत्म हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन के कारण, इन्वेसिव स्पीसीज के कारण, और हंटिंग के कारण। तो ये जो खतरे हैं लगभग लगभग सभी जानवरों के ऊपर हैं। जो हैबिटेट लॉस का खतरा है, क्योंकि आप बड़े पैमाने पर अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा रहे हैं, चाहे वो रेल हो, चाहे वो सड़कें हों, और चाहे वो बस्तियां हों, वो फैल रही हैं। एग्रीकल्चर लैंड तेजी से फैल रहा है, लैंड यूज चेंज हो रहा है, तो उसके चलते इन जानवरों के आवास को खतरा होता है, और उससे इनके अस्तित्व को, इनके भोजन को खतरा होता है। इसके बाद है लायन टेल्ड मकाक। लायन टेल्ड मकाक बंदर, शेरपूंछ बंदर, और इसका IUCN स्टेटस है आपका इंडेंजर्ड। तो ये है इंडेंजर्ड, ये है इंडेंजर्ड, और ये मिलता है आपको केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक में। ठीक, मेजर थ्रेट्स इसके ऊपर भी वही है, प्लांटेशन, मतलब जो जंगल है उन्हें हटाकर कुछ हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन बढ़ रहा है, इनका जो आवास है उसका फ्रेगमेंटेशन है, टूरिज्म है, तो इनके चलते इनके अस्तित्व को भी खतरा है, और इंडेंजर्ड है IUCN के रेड लिस्ट में, ये चीज याद रखनी है। इंडियन पेंगोलिन एक बहुत मासूम जानवर है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड किया जाता है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक्ड मैमल्स में ये आता है, और इसके जो ये कैरोटीन्स है उनके लिए
इसका शिकार किया जाता है। दवाइयों में जो अलग अलग पहले से रूढ़िवादी मान्यता है उनके चलते इनके अस्तित्व को खतरा है। दिखने में थोड़ा सा खतरनाक है, डरावना है और इसके चलते लोग इन्हें मार देते हैं। हालांकि ये जहरीला नहीं है, इसमें दांत भी नहीं है, हालांकि इसकी जीभ जो है इसके शरीर से भी लंबी हो सकती है। और ये क्या करते हैं, चींटियों के जो घर होते हैं उनमें जीभ डाल देते हैं, चिपचिपा जो पदार्थ इनकी जीभ से निकलता है, और फिर उसे खाने के लिए चींटियां कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो जाते हैं और लगभग ये साल भर में इस तरह से 70 मिलियंस चींटियां खा लेते हैं। तो ये जानवर है और इसकी लगभग 8 प्रजातियां हैं, 4 एशियन, 4 अफ्रीकन और भारत में 2 प्रजातियां हैं। एक तो भारतीय पेंगोलिन, दूसरा चाइनीज पेंगोलिन। भारतीय पेंगोलिन जो है वो है इंडेंजर्ड और चाइनीज पेंगोलिन वो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड। ठीक, इसके बाद है ब्लैक बक। ब्लैक बक से आप ब्लैक बक जो नेशनल पार्क है जो कहाँ पर है, जूनागढ़ में या नहीं भावनगर में, तो उसको भी याद रख सकते हैं। तो ये ब्लैक बक है, मेल है, ये फीमेल है, लीस्ट कंसर्न है, बहुत ज़्यादा चिंताएं इसको लेकर नहीं है। ठीक, फिर गौर है, ये आपको मिलेगा तराई वाले इलाके में, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में मिलेगा और इसका जो IUCN स्टेटस है वो है वल्नरेबल। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड्स में आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB, और ये आपको कुछ कुछ स्मॉल पॉकेट्स में मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में मिल जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा इनकी जो संख्या है वो बहुत कम है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा खतरे हैं और इसका खतरा कितना है इनके आवास के ऊपर, इनके अस्तित्व के ऊपर आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक, अक्सर ये जो है इनके जो अंडे हैं उनका शिकार हो जाता है, ये जो पावर लाइन से उससे टकरा कर इनकी मृत्यु हो जाती है और हंटिंग भी हो जाती है इनकी। एग्रीकल्चर जो लैंड है उसका भी एक्सपांशन हो रहा है, जो ग्रास लैंड है उसको खत्म करके खेती की ज़मीन में बदला जा रहा है। पेस्टिसाइड वगैरह इनका भी ग्रेजिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल होने लगा है। तो इन सभी चीज़ों के चलते इसके अस्तित्व को लेकर खतरा है और इनका जो अस्तित्व है काफ़ी ज़्यादा संकट में है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा सीमित हो गई है और इसका जो IUCN स्टेटस है आपको याद रखना क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। फिर है सारस क्रेन। सारस क्रेन दुनिया के सबसे लंबे पक्षियों में से एक है, भारत में काफ़ी ज़्यादा संख्या में है, स्टेटस है वल्नरेबल और भारत में ठीक ठाक संख्या इनकी अभी भी है। ठीक, फिर है जो इंडियन वल्चर है इंडियन वल्चर, या फिर इसको आप कहेंगे, इसका जो ऑफिशियल नेम है इंडियन लॉन्ग बिल्ड वल्चर। ये जो वल्चर है ये है इंडियन वल्चर और ये आपको देखने को मिलेगा आपका जो पश्चिमी इलाका है वहाँ पर, राजस्थान, गुजरात और कुछ कुछ आपको नेपाल और ईस्टर्न साइड भी कुछ देखने को मिल जाएंगे, पेनिनसुलर इंडिया में भी देखने को मिलेंगे। और इनका जो IUCN स्टेटस है वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरे हैं। खास तौर पर जो दवाई है डाइक्लोफिनेक को लेकर ये जो जानवर हैं, पशु हैं, उनमें इन्फ्लेमेटरी जो असर है उनको कम करने के लिए दर्द निवारक दवाइयाँ हैं और इसके बाद जब जानवरों की मृत्यु होती है और जब ये उन्हें खाते हैं तो वो जो ड्रग है इनके शरीर में इकट्ठा होता है, इनकी किडनी फेल हो जाती है और इसके चलते इनका जो अस्तित्व है बहुत ज़्यादा खतरे में है। तो ये है इंडियन वल्चर, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसके बाद है वाइट रम्ड वल्चर, ये भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और इनको लेकर भी वही खतरे हैं जो बाकी वल्चर्स को लेकर हैं। तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, खतरा कम है, संख्या बहुत ज़्यादा कम है। ठीक, फॉरेस्ट आउल ये है इंडेंजर्ड, इनका जो डाइट है वो ये है, इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, स्मॉल मैमल्स वगैरह हैं, ये खाते हैं। ये जो पेड़ के जो कोटर हैं, पेड़ में जो अगर छेद होते हैं तो वहाँ पर रहते हैं। IUCN स्टेटस आपको ध्यान में रखना है इंडेंजर्ड। ठीक, इसके बाद है कुछ रेप्टाइल्स जैसे घड़ियाल और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और मगर क्रोकोडाइल के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो घड़ियाल के बारे में बात करें तो घड़ियाल को आप पहचान सकते हैं, इसके जो पतले स्नाउट है उससे, पतला स्नाउट है। उसके बाद जो मेल घड़ियाल है उनके स्नाउट के ऊपर बबल्स होते हैं जिन्हें घड़ास कहते हैं। तो ये जो हैं इनकी पहचान है, साफ पानी में रहते हैं और इनके ऊपर जो खतरा है वो है इलीगल पोचिंग, एक कलेक्शन, फिशिंग नेट में फंसना, सैंड माइनिंग और इनका जो भोजन है, जिनका ये शिकार करते हैं उनका खत्म होना, हैबिटेट लॉस और डिग्रेडेशन। ये सारे खतरे लगभग सभी के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। और घड़ियाल का जो IUCN स्टेटस है वो है आपका क्रिटिकल इंडेंजर्ड। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल सॉल्ट वाटर में मिलेगा। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जैसे आप जब भी अगर आप बात करेंगे जो तटीय इलाके हैं हमारे, वहाँ पर मिल जाएंगे आपको, अंडमान निकोबार में मिल जाएंगे। और सबसे बड़े जो रेप्टाइल्स हैं उनमें से एक हैं
और इनके ऊपर भी वही खतरे हैं। और इसके ऊपर जो IUCN स्टेटस है वो है लीस्ट कंसर्न, उतनी ज़्यादा चिंता नहीं है और इनके ऊपर उतना ज़्यादा खतरा भी नहीं है, क्योंकि इनके पास आवास बहुत बड़ा है। जो घड़ियाल है फ्रेश वाटर में रहता है, भारत के कुछ ही इलाकों में है, जैसे आपकी चंबल रिवर में है, और वहाँ पर बड़े पैमाने पर सैंड माइनिंग होती है, शिकार होते हैं, तो उसके लिए इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरा है। इसके बाद है मगर क्रोकोडाइल, इसको आप मार्स क्रोकोडाइल भी कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा एडॉप्टेबल है, और ये आपको मिलेगा फ्रेश वाटर में और नदियों में, आपका झीलों में, आपका जो दलदल और मार्श और एस्चुरीज हैं वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। और इनके ऊपर भी जो इलीगल पोचिंग है, एग कलेक्शन है, फिशिंग नेट में फंसना है, हैबिटेट लॉस और डिग्रेडेशन का खतरा है, और इसका IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। तो यहाँ पर जो आपका घड़ियाल है, घड़ियाल का जो IUCN स्टेटस है क्रिटिकल एंडेंजर्ड, मगर क्रोकोडाइल वल्नरेबल, और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। ठीक है। इसके बाद है कछुए, और कछुओं में सबसे पहले है लॉगर हेड टर्टल। लॉगर हेड टर्टल जो है वो है वल्नरेबल है। ये आपको सॉल्ट वाटर में मिलेगा, एस्चुरीज में भी मिलेगा, और आपको समुद्रों में, महासागरों में ये मिल जाएगा। इसके बाद है लेदरबैक कछुए। लेदरबैक कछुए हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इनका जो बड़ा साइज है और उसके कारण ये अपने टेम्परेचर को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन कर पाते हैं। ग्रीन टर्टल, इसके कलर के कारण इसको ग्रीन टर्टल कहा जाता है, आपको मिलेगा ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वाटर में, और यह है इंडेंजर्ड। और ओलिव रिडले जो कछुए हैं साइज में बहुत ज़्यादा छोटे हैं और कॉर्निवोरस हैं, और ये झुंड में, जो तट है रेतों में, रेत पर झुंड में अंडे देते हैं, और उनको अरीबादा कहा जाता है, और ये है वल्नरेबल। तो यहाँ से आपको ओलिव रिडले कछुए, स्मॉलेस्ट साइज, कॉर्निवोरस और अरीबादा याद रखना है, और वल्नरेबल याद रखना है। ग्रीन टर्टल कछुओं में एंडेंजर्ड याद रखना है, साथ में आपको ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल वाटर याद रखना है। लेदरबैक कछुए में आपको याद रखना है लार्जेस्ट ऑफ 7 स्पीसीज ऑफ सी टर्टल्स। फिर चूंकि बहुत बड़ी बॉडी है उसके कारण ये टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं अपने शरीर का, क्रिटिकल एंडेंजर्ड हैं। और लॉगर हेड कछुओं को आपको याद रखना है वल्नरेबल है, सॉल्ट वाटर और एस्चुरीज में रहते हैं। तो इन चारों को याद रखना है, लॉगर हेड सी टर्टल को, लेदरबैक टर्टल को, और ग्रीन टर्टल को, फिर ओलिव रिडले टर्टल को, सभी को याद रखना है। इसके बाद है इंडियन कोबरा। इंडियन कोबरा को आप याद रखना है, पॉपुलेशन पता नहीं कितनी है, लोकेशन आपको एशिया में मिल जाएगा, लीस्ट कंसर्न है और काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जानवरों में से एक है। लीस्ट कंसर्न याद रखना है, साउथ एशिया में मिल जाएगा। ठीक। मरीन स्पीसीज में आपको गंगा नदी डॉल्फिन, गेंजेटिक डॉल्फिन है, उसको याद रखना है। देख नहीं सकती है और साउंड वेव्स के माध्यम से ही अपना जो आगे का रास्ता है उसमें देखती है कोई ऑब्स्टिकल्स है या नहीं है, पॉपुलेशन कम है, और इसका जो IUCN स्टेटस है वो है इंडेंजर्ड। गंगा नदी डॉल्फिन ये मिलेगी आपको गंगा नदी में, ब्रह्मपुत्र में, कर्णफुली सांगू रिवर बेसिन में, साथ में इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वहाँ पर, भारत में, नेपाल में, ब्रह्मपुत्र में, और आपको म्यांमार में ये मिल जाएंगे। ठीक। यहाँ से और भी ज़्यादा चीज़ें आप ध्यान में इसको पढ़ सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। IUCN स्टेटस है इंडेंजर्ड। ब्लू वेल है इंडेंजर्ड, और ये जो है आपको इसका जो IUCN स्टेटस है वो है इंडेंजर्ड है। और इसके बाद जो वेल शार्क है इसका IUCN स्टेटस भी इंडेंजर्ड है। ठीक। तो सारी चीज़ें यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में, बहुत ज़्यादा डिटेल में याद रखनी है। सबसे पहले हमने पढ़ा था टाइगर के बारे में, बंगाल टाइगर के बारे में, और ये है इंडेंजर्ड। इसके बाद हम एशियाटिक लायन को पढ़ रहे थे और वो है इंडेंजर्ड। इंडियन एलिफेंट इंडेंजर्ड, स्नो लेपर्ड वल्नरेबल, रेड पांडा इंडेंजर्ड, नीलगिरी तहर इंडेंजर्ड, इंडियन पेंगोलिन इंडेंजर्ड, आपका जो चाइनीज पेंगोलिन है वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इसके बाद है ब्लैक बक लीस्ट कंसर्न, गौर वल्नरेबल, बर्ड में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकल एंडेंजर्ड, सारस क्रेन वल्नरेबल, इंडियन वल्चर या इंडियन लॉन्ग बील्ड वल्चर ये है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वाइट रम्ड वल्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फॉरेस्ट आउल एंडेंजर्ड। फिर है रेप्टाइल्स में जो घड़ियाल है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल लीस्ट कंसर्न, फिर मगर क्रोकोडाइल वल्नरेबल, ओलिव रिडले कछुआ जो हमने देखा था वो है वल्नरेबल। इसके अलावा जो ग्रीन टर्टल है वो इंडेंजर्ड,
लेदर बेक टर्टल वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और लेदर हॉक वल्नरेबल। लेदर हेड जो सी टर्टल है वो है वल्नरेबल। इंडियन कोबरा लीस्ट कंसर्न, ठीक। मरीन स्पीसीज में गेंजेटिक डॉल्फिन या गंगा नदी डॉल्फिन है, वो है इंडेंजर्ड। ब्लू बेल इंडेंजर्ड, और वेल शार्क इंडेंजर्ड, ठीक। अब हम देखने वाले हैं मैपिंग सेक्शन में तमिलनाडु में जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनके बारे में। तो आप यहाँ से देख सकते हैं तमिलनाडु का जो मैप है वो कुछ ट्रायंगल शेप का है। यहाँ पर से आप इस तरह से इसको देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जब भी आपको नदियों के बारे में पढ़ना है, रिवर्स के बारे में पढ़ना है, तो साथ में आपको माउंटेन रेंजेस प्लस हिल्स के बारे में भी पढ़ना होगा, क्योंकि कहीं पर भी अगर रिवर का ओरिजिन होता है तो वो माउंटेन रेंजेस से ही होता है। और साथ में माउंटेन रेंजेस आपका जो रिवर बेसिन है उसको भी डिवाइड करने की, वो वाटर शेड को डिवाइड करते हैं, तो वाटर शेड डिवाइडर के रूप में भी काम करते हैं, तो इसके लिए भी ज़रूरी है। और साथ में आप इनकी सहायता से नदियों को और भी ज़्यादा आसानी से याद कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको तमिलनाडु में जो सबसे बड़ी नदी देखने को मिलती है, सबसे बड़ी नदी आपकी है अपनी कावेरी नदी। तो कावेरी नदी कर्नाटका से निकलती है, कर्नाटका से होती हुई तमिलनाडु तक आती है और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। तो ये जो रिवर है वो है कावेरी रिवर, और कावेरी रिवर आकर मिलेगी आपका बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। दो स्टेट से, कर्नाटका और तमिलनाडु से चलती है। और इसके साथ में आपको याद रखना है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी जो हिल है, ब्रह्मगिरी जो माउंटेन है, उसको ध्यान में रखना है, ठीक। फिर एक जो रिवर है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है पलार रिवर। और पलार रिवर आपको मिलेगी जो नदन साइड है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड है तमिलनाडु का, वहाँ पर। और इसके साथ आपको नंदी हिल्स याद रखनी है, ठीक। नंदी हिल्स याद रखना है। नंदी हिल्स के साथ ही एक और रिवर है, वो है पोन्नई या पोन्नैयार रिवर, ठीक है। तो ये है, ये भी आपका नंदी हिल्स से ही निकलती है, तो यहाँ से इसको याद रखना है। फिर है आपकी नीलगिरी हिल्स। तो नीलगिरी से जो निकलेगी रिवर है वो है भवानी, ठीक है, भवानी रिवर। भवानी के बाद यहाँ से आपको ये जो है अमरावती, अमरावती रिवर को याद रखना है। और साथ में ये जो माउंटेन रेंज है यहाँ पर, ये है आपकी अपनी क्या नाम है इसका, अन्नामलाई। तो अन्नामलाई को याद रखना है। ये यहाँ पर आपको जो पहाड़ी दिख रही है वो है पलनी हिल्स, और यहाँ पर है आपकी ये जो रिवर है वैगई रिवर, जहाँ से निकलती है वो है आपकी कौन सी माउंटेन रेंज है या कौन सी हिल है, वो है इसका नाम अभी अपन जब इसके बारे में डिटेल में देखेंगे तब देख लेंगे, थोड़ा सा ध्यान से हट गया है। इसके बाद ये है अगस्त मलाई, और अगस्त मलाई से यहाँ पर तमिरबरनी, ये जो रिवर है उसको ध्यान में रखना है। फिर इनके बीच में, मतलब नदियों के बीच में जो पहाड़ी इलाके हैं, जो माउंटेन रेंजेस है, जो पहाड़ियाँ हैं, उनके बारे में भी याद रखना है, क्योंकि ये वाटर शेड डिवाइडर की तरह काम करते हैं। नदियों की लोकेशंस को याद रखने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे ये है आपका जावादी, कहीं कहीं पर जावेदी, तो जावेदी हिल्स या जावादी हिल्स, ठीक। इसके बाद ये जो है यहाँ से पोन्नई और कावेरी के बीच में यहाँ पर जो है ये है कलरायन हिल्स, और कलरायन हिल्स है। और यहाँ पर ये है आपकी, यहाँ से वेलार नदी भी निकलती है, तो वेलार नदी निकलती है, और ये है कोल्ली हिल्स, ठीक। और यहाँ पर है शेवरॉय हिल्स, और यहाँ पर है मेलघाट हिल्स। तो ये तीनों यहाँ पर वाटरशेड की तरह काम करती है। इधर है पोन्नई या पोन्नैयार रिवर, और यहाँ पर है आपकी कावेरी रिवर, ठीक। और बाकी सारी चीज़ें और ज़्यादा डिटेल में हम नीचे देखने वाले हैं, एक एक करके जब नदियों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी गलत हो गई, ये कोल्ली नहीं है, ये है आपकी पंचमलाई हिल्स, पंचमलाई, ठीक। तो ये पंचमलाई को याद रखना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अपना जो हिल्स हैं उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। तो नीलगिरी से शुरू करेंगे। सबसे पहले नीलगिरी है, नीलगिरी से यहाँ पर ये जो है अन्नामलाई है, अन्नामलाई के बाद पलनी है, पलनी से वरुशनादु, जो नाम हमको अभी याद नहीं आ रहा था वो है वरुशनादु, जहाँ से वैगई रिवर निकलती है, ठीक है, वरुशनादु। और वरुशनादु से अगस्त मलाई,
ठीक, ये हो गई वेस्टर्न घाट का हिस्सा। और उसके बाद ईस्टर्न घाट में यहाँ पर जावेदी है या जावादी है, फिर यहाँ पर कलरायन है और यहाँ पर पंचमलाई है। कलरायन से यहाँ पर शिवरॉय और मेलाघाट है। ठीक, अब इनकी लोकेशन याद रखनी है और साथ में इनके साथ में आपको रिवर्स की लोकेशन याद रखनी है। रिवर्स की मैपिंग करने में आपको इनसे बड़ी मदद मिलने वाली है। जावादी है, जावादी के नॉर्थ में आप पलार को ले सकते हैं यहाँ पर, और जो आ रही होती है नंदी हिल्स से, और नंदी हिल्स से आपके एक ट्राई जंक्शन के ऊपर। यहाँ पर 2 ट्राई जंक्शन है पूरे मैप में, एक तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक वाला ट्राई जंक्शन, ये वाला जो ट्राई जंक्शन है यहाँ पर। और यहाँ पर जो कर्नाटका वाली साइड है वो है नंदी हिल्स ट्राई जंक्शन के ऊपर, कर्नाटका वाली साइड नंदी हिल्स, और तमिलनाडु वाली साइड मेलागिरी और यहाँ पर जावेदी। तो ये जो ट्राई जंक्शन है यहाँ पर तीनों साइड में आपको, मतलब 2 साइड तमिलनाडु में और एक साइड कर्नाटका में नंदी हिल्स मिलेगी, यहाँ पर जावादी मिलेगी और यहाँ पर मेलागिरी। ठीक, और ये वाला जो ट्राई जंक्शन है यहाँ पर तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला है, वहाँ पर तमिलनाडु वाली साइड में नीलगिरी हिल्स मिलेंगी। ठीक, तो इनको याद रखना है, जावादी, कलरायन, पंचमलाई, और यहाँ से शिवरॉय और मेलागिरी। फिर यहाँ पर नीलगिरी, यहाँ पर अन्नामलाई, पलनी, वरुशनाडु और अगस्त्यमलाई। ठीक, तो यहाँ पर जो सबसे पहले नदी है हमारे पास वो है कावेरी रिवर। और कावेरी रिवर जैसे हमने बात की, यहाँ पर है ब्रह्मगिरी माउंटेन। ब्रह्मगिरी से आपको बे ऑफ बंगाल तक नदी का जो रास्ता है वो है, और इसकी लंबाई है लगभग 765 किलोमीटर। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं इसके ऊपर, जैसे आपका कृष्ण राजा डैम है, उसके बाद मेट्टूर डैम है, और इनकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो है, जो कृष्ण राजा सागर डैम है, कृष्ण राजा सागर डैम है वो है मंड्या डिस्ट्रिक्ट में। मंड्या डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में। तो कर्नाटक के अंदर ये जो डैम है वो कावेरी नदी के ऊपर है, कृष्ण राजा सागर डैम, और मंड्या डिस्ट्रिक्ट में है कर्नाटका में। फिर मेट्टूर डैम है सलेम डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु के अंदर। और जो निचला इलाका है, मतलब जो कावेरी नदी का जो आखिरी, जहाँ पर ये लगभग बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही होती है, वहाँ पर तंजावुर में आपको कलनई डैम मिलेगा। एंशियन डैम है, कहा जाता है कि इसे जो चोला साम्राज्य है उसने बनवाया था। तो 3 डैम, कृष्ण राजा सागर डैम मंड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में, मेट्टूर डैम सलेम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में, और कलनई डैम तंजावुर में। ठीक, इसके बाद इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, और ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर यहाँ पर इसका माउथ है। ठीक, मेट्टूर, सलेम, इरोड, करूर, तिरुचिरापल्ली और तंजावुर नागपत्तिनम से होकर बंगाल की खाड़ी में ये जाकर गिर जाती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये है आपकी कावेरी रिवर। कावेरी रिवर और कावेरी की जो सहायक नदियां हैं, कावेरी की जो नदियां कावेरी में आकर मिल जाती है, उनमें एक है हेमावती, सिमशा और अर्कावती। हेमावती, सिमशा, अर्कावती, ये है लेफ्ट साइड में। क्योंकि जैसे नदी का पानी इस तरफ जा रहा है तो आपको भी इस तरफ अपना मुंह करना है, उस तरफ आपको भी चलना है और देखना है कि आपका लेफ्ट हैंड किस तरफ है। तो लेफ्ट हैंड इस तरफ है और राइट हैंड इस साइड है। तो ये हो गई लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज और ये हो गई राइट ट्रिब्यूटरीज। तो लेफ्ट में 3 नदियां याद रखनी है, हेमावती, सिमशा, अर्कावती। हेमावती, सिमशा, अर्कावती, ये तीनों याद रखना है, हेमावती, सिमशा, अर्कावती। और राइट साइड में काबिनी, भवानी, नोयल, अमरावती, काबिनी, भवानी, नोयल, अमरावती, काबिनी, भवानी, नोयल, अमरावती, काबिनी, भवानी, नोयल, अमरावती। ठीक, इनको याद रखना है। और जब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो इनका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, कौन सी हिल्स से हो रहा है, इसको भी ध्यान में रखना है। क्योंकि आज हम तमिलनाडु के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो शायद हेमावती, सिमशा, अर्कावती और काबिनी छूट जाएंगे, लेकिन बाकी रिवर्स को हम यहाँ पर डिटेल में कर लेंगे। पुन्नयार की बात करें तो कर्नाटका और तमिलनाडु में ये बहती है, और ये है जावेदी और शिवरॉय के बीच से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर ये जो माउंटेन रेंजेस हैं, नदियों को डिवाइड करने में, इनकी लोकेशन को हमें अंदाज़ा लगाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। तो जावादी और शिवरॉय के बीच में है कर्नाटक और तमिलनाडु में आपकी पुन्नयार रिवर, नंदी हिल्स से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा के आंसुओं से बनी है रिवर।
पलार रिवर भी वहीं से निकलती है जहाँ से पोन्नैयार रिवर निकलती है। लेकिन ये जो जावादी है, जावादी के नॉर्थ साइड से पलार चलती है और सदर्न साइड से पोन्नैयार चलती है और निकलती है वहीं से जहाँ से पोन्नैयार निकलती है, मतलब नंदी हिल्स से कर्नाटका। लेकिन यहाँ पर बीच में आंध्र प्रदेश भी है और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु 3 स्टेट से चलती है। ठीक, इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट डैम भी हैं और ये हैं, एक तो है अर्कॉट डैम। तो अर्कॉट डैम को आपको पलार पे याद रखना है और पोन्नैयार पे भी कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं, जैसे आपका सतनूर डैम और कृष्णागिरी डैम जो कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट में है। ये जो डैम है वो है तिरुवन्नमलई और वेलुपुर डिस्ट्रिक्ट में, और जो केलावरपल्ली ये जो डैम है वो है कृष्णागिरी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, तो पोन्नैयार, नंदी हिल्स, पलार, नंदी हिल्स। इसके बाद है आपका वैगई, वैगई रिवर, यहाँ से जहाँ पर है आपका वरुशनादु हिल्स, वरुशनादु हिल्स से वैगई रिवर जाती है और वरुशनादु पहाड़ियाँ याद रखनी है। मदुरै और मीनाक्षी मंदिर से ये जुड़ी हुई नदी है, तो मदुरै मीनाक्षी के साथ आपको वैगई रिवर और वरुशनादु पहाड़ियाँ याद रखनी है। वेलार रिवर आपको मिलेगी एक तो जो अपनी पोन्नैयार है, पोन्नैयार और कावेरी उसके बीच वाली वेलार नदी। तो ये है कलरायन हिल्स से निकलती है। कलरायन हिल्स कहाँ पर है, हमने देखा था यहाँ पर है आपकी ये जावादी, जावादी के बाद यहाँ पर हमने देखा था शेवरॉय, यहाँ पर कलरायन, जावादी, कलरायन यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। और इसके बीच में आपकी पोन्नैयार रिवर है और यहाँ से कलरायन से निकलती है, कलरायन से निकलती है आपकी वेलार रिवर। ठीक, इसका ये जो लोकेशन है उसको भी हमें मैप में देखना चाहिए। यहाँ से हम देख सकते हैं रिवर मैप में, यहाँ पर है, ये है वेलार रिवर। ठीक, तो यहाँ पर है आपकी कलरायन, यहाँ पर है आपका जावादी, यहाँ पर है शेवरॉय, यहाँ पर है पंचमलाई। तो कलरायन से वेलार निकलती है और यहाँ पर ये जो शेवरॉय, कलरायन एक तरफ, दूसरी तरफ जावादी और उसके बीच में है पोन्नैयार रिवर। ठीक, वेलार हो गई। इसके बाद है हमारे पास जो अपनी कावेरी रिवर है। तो कावेरी की जो सहायक नदियां हैं, कावेरी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं, उनके बारे में हम यहाँ से आप पढ़ेंगे। तो ये है अमरावती, अमरावती निकलती है अन्नामलाई पहाड़ियों से। अन्नामलाई की लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर है और यहाँ से ये जो रिवर है अमरावती वो निकलती है और करूर से थोड़ा आगे जाके आपका ये जो तंजावुर है उसके पास में कावेरी नदी से मिल जाती है। तो अमरावती, अमरावती के बारे में आपको याद रखनी है एक चीज़, एक तो है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, दूसरा है कोयम्बटूर, तिरुप्पुर और करूर से होकर बहती है, तंजावुर में कावेरी से मिल जाती है। अमरावती डैम भी है इसके ऊपर। और इसके अलावा एक और डैम है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अमरावती डैम है। लोकेशन कहाँ है आपकी तिरुप्पुर डिस्ट्रिक्ट में। फिर तिरुमूर्ति डैम है, वो है तिरुप्पुर डिस्ट्रिक्ट में। तो दोनों डैम हैं आपके, ये तो यहाँ पर है अमरावती डैम और ये अमरावती रिवर। ठीक, भवानी रिवर, भवानी रिवर निकलती है आपकी साइलेंट वैली से। ठीक है, साइलेंट वैली कहाँ पर है, थोड़ा सा जो नीलगिरी हिल्स है उसके सदर्न वेस्ट साइड में, वहाँ से भवानी रिवर निकलती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम है भवानी सागर डैम, इरोड डिस्ट्रिक्ट में है। फिर है एक तो कोडीवेरी डैम और ये भी इरोड डिस्ट्रिक्ट में है, और एक है कलिंगरायन बैराज और ये है, ये भी इरोड डिस्ट्रिक्ट में है। तो भवानी, भवानी के बाद अमरावती, इनके दोनों के बीच में है नोयल रिवर, नोयल रिवर या नोयल रिवर। तो ये है नोयल रिवर और ये निकलती है वेलियंगिरी पहाड़ियों से, कहाँ से, कोयम्बटूर से, तिरुप्पुर से होकर बहती है और मिल जाती है आपका ये जो है अपना कावेरी रिवर उसमें। ठीक, इसके बाद है तमीराबरनी या थमीराबरानी रिवर और ये रिवर निकलती है अगस्त्यमलाई हिल्स से और बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है, मतलब बे ऑफ बंगाल नहीं, मन्नार की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो मन्नार की खाड़ी में अगस्त्यमलाई से तिरुनेलवेली जिले से होकर बहती है। और इसके बाद है जो हमने देखी थी एक रिवर अपनी पलार रिवर, उसके भी नॉर्थ साइड में, यहाँ पर जो पुलिकट लेक है और यहाँ पर जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु और आंध्रा की जो बॉर्डर है वहीं पर पुलिकट रिवर है
और आंध्रा से होते हुए तमिलनाडु में ये जो रिवर है अरनी रिवर जाती है। आंध्र प्रदेश से उद्गम है, वेलोर और तिरुवन्नामलई जिले में बहती है और सिंचाई के लिए और उपजाऊ मिट्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक बार फिर से हमारा जो रिवर मैप है तमिलनाडु का, उसके ऊपर नज़र मार लेते हैं, उसके ऊपर देखते हैं कि कहाँ से कौन सी रिवर जा रही है। ठीक, तो यहाँ पर है आपका अरनी रिवर, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। यहाँ पर है पुलिकट लेक, ध्यान में रखना है। फिर जो पलार रिवर है वो यहाँ से आती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है। यहाँ पर है नंदी हिल्स। नंदी हिल्स कहाँ पर? कर्नाटका में, जहाँ से पलार भी निकलती है और पुन्नैयार भी निकलती है। ठीक है, पलार और पुन्नैयार के बीच में है यहाँ पर जावादी हिल्स। ठीक है, इसको याद रखना है। फिर पुन्नैयार है, पुन्नैयार के सदर्न साइड में है मेलागिरी हिल्स, यहाँ पर है शिवरायन हिल्स और यहाँ पर है आपकी कलरायन हिल्स। ठीक, और फिर कलरायन से निकलती है आपकी जो वेलार रिवर है वो, और फिर यहाँ पर है पंचमलाई और यहाँ से आती है कावेरी। कावेरी और कावेरी के साइड नदियों में आपको भवानी है और यहाँ पर नोयल है, अमरावती है और इसके बाद हमने देखा था वैगई रिवर जो आती है कहाँ से? वरशनाडु हिल्स से, और अगस्त मलाई से आती है तमिराबरानी या तमिरबरनी जो रिवर है वो। तो इनके बारे में, सभी के बारे में हम देख चुके हैं। आप चाहें तो और भी ज़्यादा डिटेल में हर एक नदी के बारे में रिसर्च करके पढ़ सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल ही रहेगा। करंट अफेयर्स में आज के लिए जो पहला एमसीक्यू है वो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि अमेरिका इजराइल के लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त हो चुके हैं। देखो, अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर जो हमला किया था और उसका टारगेट था कि वहाँ पर सबसे पहले तो सत्ता परिवर्तन करना, रिजीम चेंज करना, उसका जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको रोकना, उसका जो परमाणु प्रोग्राम है उसको रोकना। लेकिन इसके जो सारे टारगेट्स हैं पूरे नहीं हुए। सत्ता वही है, भले ही एक लीडर बदला है लेकिन सत्ता तो वही है, रिजीम तो वही है। इसका जो मिसाइल प्रोग्राम है या परमाणु प्रोग्राम वैसा ही चल रहा है। ऊपर से मजबूरी में कुछ ऑयल सैंक्शंस भी हटाने पड़े हैं। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है ईरान इजराइल को भी, मतलब ईरान को तो हुआ ही है, इजराइल और अमेरिका को भी हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट है ईरान अभी भी होर्मुज जलडमरू मध्य पर प्रभाव बनाए हुए हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है सैन्य कार्रवाई से संघर्ष पूरी तरह समाप्त हो गया है। तो सैन्य कार्रवाई से संघर्ष बढ़ता है, समाप्त नहीं होता है। ठीक, पहला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अमेरिका और इजराइल के जो परमाणु लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं हुए हैं। दूसरा स्टेटमेंट सही है, ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य पर प्रभाव बनाए हुए हैं। और तीसरा, संघर्ष अभी भी जारी है, समाप्त नहीं हुआ है। दूसरा सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि भारत ने पश्चिम एशिया संकट में सैन्य हस्तक्षेप का समर्थन किया है। तो भारत ने पश्चिम एशिया संकट में सैन्य समर्थन नहीं किया है, सैन्य हस्तक्षेप का समर्थन नहीं किया है, शांति कूटनीति की भाषा बोलने के लिए कहा है। ठीक, तो ये वाला जो स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है भारत संवाद और कूटनीति के माध्यम से समाधान का समर्थन करता है। तो संवाद और कूटनीति के माध्यम से संवाद का समर्थन, मतलब समाधान का समर्थन करता है, सही है। पहला गलत, दूसरा सही। तीसरा है भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य की नाकेबंदी को स्वीकार किया है। नहीं, स्वीकार नहीं किया है। ठीक, भारत किसी भी रास्ते को बंद करने के पक्ष में या लड़ाई के पक्ष में नहीं रहा है, हमेशा शांति और संवाद के पक्ष में रहा है, डिप्लोमेसी के पक्ष में रहा है। पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है, गलत। तीसरा सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है संशोधन बिल में स्वयं परिभाषित लैंगिक पहचान का अधिकार हटाया गया है, यही सबसे बड़ा यहाँ पर विरोध का मुद्दा है। दूसरा, जिला मजिस्ट्रेट को प्रमाण पत्र देने का अधिकार दिया गया है, बिल्कुल सही है। ट्रांसजेंडर की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। तो ट्रांसजेंडर की परिभाषा को व्यापक नहीं बल्कि सीमित किया गया है। जो मेडिकल बोर्ड होगा उसके हिसाब से ही जो प्रमाण पत्र बनने वाले हैं, इस तरह की व्यवस्था की गई है। पहला स्टेटमेंट सही है कि आत्म पहचान का अधिकार हटाया गया है। दूसरा, जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया है। और तीसरा, परिभाषा को सीमित किया गया है। ठीक, चौथा सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है सबरीमाला मामले में अदालत धार्मिक मान्यताओं की तार्किकता का मूल्यांकन कर सकती है। तो बिल्कुल कर सकती है, ये बात सही है, अदालतें करती ही हैं कि कोई जो प्रथा है, कोई जो मान्यता है वो धर्म का हिस्सा है या नहीं है। हालांकि जो त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड है वो कहता है कि इस तरह से मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। दूसरा, अदालत की भूमिका यह तय करना है कि कोई प्रथा धर्म का हिस्सा है या नहीं है। ठीक,
और तीसरा, समुदाय की आस्था को व्यक्तिपरक माना जाता है। तो देखो, अदालत के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी समुदाय की भावनाओं को व्यक्तिपरक माना जाता है या नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है, यहाँ पर गलत बताया गया है। अदालत आस्था की तार्किकता का मूल्यांकन नहीं करती है। तो अदालत तार्किकता का मूल्यांकन करती है, इसके आधार पर ही तो यहाँ पर कहा जाता है कि कोई प्रथा या कोई चीज़ धर्म का हिस्सा है या नहीं है। हालाँकि जो त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड है, वो कह रहा है कि उन्हें नहीं करना चाहिए, ठीक। दूसरा, हालाँकि इस तरह का जो सवाल है बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो सकता है और बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव मुद्दे हमेशा एग्ज़ाम में नहीं आते हैं, ठीक। अदालत यह तय करती है कि कोई प्रथा धर्म का हिस्सा है या नहीं है, ठीक है। और आस्था को व्यक्तिपरक माना जाता है। तो आस्था का जो विषय है वो व्यक्तिपरक है, लेकिन कोई आस्था, कोई प्रथा किसी धर्म का हिस्सा है या नहीं है, इसके लिए अदालत को मूल्यांकन करना होगा, चाहे वो और फिर उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि कोई चीज़ धर्म का हिस्सा है या नहीं है, और उसके हिसाब से सवाल आते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा व्यक्तिपरक या बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव मुद्दे होते हैं, उस तरह के मामले, उस तरह के सवाल आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर 5वां सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने जीवन रक्षक उपचार हटाने की अनुमति दी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जीवन रक्षक उपचार हटाने की अनुमति दी है। पहले वाले केसेस में अनुमति नहीं दी गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट का नजरिया बदला है। दूसरा है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को उपचार हटाने के रूप में परिभाषित किया गया है। ठीक है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु नहीं कहा गया, बल्कि कहा गया कि उपचार हटाना, ठीक। यह भारत का पहला मामला है। तीनों सही है। छठा सवाल है और पहला स्टेटमेंट है कि शेड्यूल कास्ट दर्जा सभी धर्मों के लिए समान रूप से लागू होगा। नहीं, शेड्यूल कास्ट का जो दर्जा है सभी धर्मों के लिए समान रूप से लागू नहीं होगा। अगर कोई समुदाय, अगर कोई व्यक्ति हिंदू, बौद्ध या सिख है, तभी उसे शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया जाएगा। अगर वो धर्म परिवर्तन कर लेता है तो शेड्यूल कास्ट का दर्जा समाप्त हो जाएगा, और शेड्यूल कास्ट दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध तक ही सीमित है, ठीक। 7वां सवाल है, भारत पश्चिम एशिया संकट में संवाद का समर्थन करता है। बिल्कुल करता है, क्योंकि भारत सैन्य समाधान को स्थायी समाधान मानता है। भारत सैन्य समाधान को स्थायी समाधान नहीं मानता है। 8वां सवाल है, ट्रांसजेंडर संशोधन बिल का विरोध हुआ है क्योंकि इसमें आत्म पहचान के अधिकार को हटाया गया है। जी, आत्म पहचान के अधिकार को हटाया जा रहा है, इसलिए ही विरोध भी हो रहा है। 9वां सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने जीवन के अंत में गरिमा पर जोर दिया है। तो गरिमापूर्ण मृत्यु पर जोर दिया है, क्योंकि अदालत ने सक्रिय इच्छा मृत्यु को वैध कर दिया है। तो सक्रिय इच्छा मृत्यु को वैध तो नहीं किया है, लेकिन कुछ मामलों में इसकी अनुमति दी है। और जो पहला वाला स्टेटमेंट है कि कोर्ट ने गरिमा के साथ मृत्यु पर जोर दिया है, न कि पैसिव यूथेनेशिया पर। और ये जो इच्छा मृत्यु है, एक्टिव सक्रिय इच्छा मृत्यु है, उसको वैध नहीं किया है। सॉरी, सक्रिय, यहाँ तक कि जो एक्टिव इच्छा मृत्यु है वो तो भारत में लीगल है ही नहीं, और जो पैसिव इच्छा मृत्यु है उसको भी अलग अलग मामलों के आधार पर यहाँ पर अनुमति दी गई है, और इसे अभी वैध, वैसे इस तरह का कोई बात है नहीं। 10वां और आखिरी सवाल, पहला स्टेटमेंट है कि भारत के पास 5.3 मिलियन टन रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार है। बिल्कुल है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसे बढ़ाकर 6.5 मिलियन टन करने की योजना है। बिल्कुल सही है। और दूसरा, भारत ऊर्जा संकट से पूरी तरह अप्रभावित है। पूरी तरह तो अप्रभावित नहीं है। और चौथा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार कर रहा है। तो भारत नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार कर रहा है, ये बात सही है। तो सारे सवाल हो गए हैं, सारी न्यूज़ देख ली है हमने, सभी चीज़ों को डिटेल में समझने की कोशिश की है। अगर यहाँ पर कुछ गलतियाँ हुई हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं, साथ में हमें सुझाव भी दे सकते हैं, सुधारने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।